नमस्कार, बिग न्यूज बिग एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संतोष चौधरी और बीएनबीए की आज जो इस बड़ी खबर पर हम पूरा विश्लेषण करेंगे। बीएनबीए ने एक शब्द चुना है, वो शब्द है मौका। ये मौका उत्तर प्रदेश के पास है ग्लोबल ब्रांडिंग करने का। ये मौका उत्तर प्रदेश के पास है अपनी आर्थिक तरक्की को आगे बढ़ाने का। ये मौका उत्तर प्रदेश के पास है कि धर्म और आध्यात्म की जो पगडंडी है उससे निकलते हुए एक्सप्रेस वे पर चढ़ने का। यही मौका उत्तर प्रदेश के पास है कि पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा आर्थिक तरक्की वाले राज्य के रूप में उभर कर सामने आने का। और इसीलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक शब्द का प्रयोग किया कि ये उत्तर प्रदेश के पास मौका है अपने आप को ग्लोबल ब्रांडिंग करने का। क्योंकि ग्लोबल ब्रांडिंग इसलिए कि जब 22 जनवरी के बाद यानी कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं, देश के पूरे दुनिया के कोने कोने से जो राम भक्त है, जो कहा जा सकता है कि प्रभु श्री राम को मानने वाले लोग हैं, वो अयोध्या पहुंचेंगे, वो उत्तर प्रदेश पहुंचेंगे। और इसीलिए एक बड़ा मौका है। लेकिन इससे पहले भी ग्लोबल ब्रांडिंग का एक और बड़ा मौका है कि सिर्फ जब राम मंदिर की हम बात करें, राम मंदिर के निर्माण की बात करें, तो पूरे हिंदुस्तान के हर एक राज्य से कुछ ना कुछ लिया गया है। कहीं से लकड़ी ली गई है, तो कहीं के कारीगर वहां की खूबसूरती को बढ़ा रहे हैं, तो कहीं के जो पेंटर हैं वो वॉल पेंटिंग कर रहे हैं। यानी कि हिंदुस्तान के साथ साथ विदेशों से भी, थाईलैंड से बड़ी मात्रा में फूल मंगाए गए कि ताकि अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाया जा सके। क्योंकि अयोध्या इंतजार कर रही है प्रभु श्री राम का। अयोध्या जो है इस समय लगातार उस बेसब्री से उस तारीख का इंतजार कर रही है जब भगवान श्री राम अपने भवन पहुंचेंगे, उनकी प्राण प्रतिष्ठा होगी। तो इसीलिए ये जो मौका है ये उत्तर प्रदेश के लिए सबसे बड़ा मौका है। लेकिन इस समय सोशल मीडिया और मीडिया में एक और बहुत ज्यादा कहा जा सकता है कि चीज जो है वो ट्रोल वायरल हो रही है, वो है कि जो राम मंदिर की जो मूर्ति है, वो जो उनके जो मूर्तिकार हैं योगीराज, अरुण योगीराज, उनके बारे में जानने के लिए तो सबसे पहले एक बार देख लेते हैं कि आखिर अरुण योगीराज हैं कौन और किस तरीके से ये जो मूर्ति का चयन हुआ है वो किस तरीके से चयन। सबसे पहले उस पर एक नजर डाल थे कि अरुण योगीराज जिन्होंने वो मूर्ति बनाई जो अब प्राण प्रतिष्ठित होगी 22 जनवरी को, उस पर एक बार हम नजर डाल लेते हैं। प्रभु राम के मूर्तिकार की बात करें तो कौन है अरुण योगीराज? अरुण योगीराज उम्र इनकी 37 वर्ष है और इस समय सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पर यही सर्च किया जा रहा है कि आखिर ये कौन है, क्या इससे पहले कौन कौन सी मूर्तियां बनाई हैं। मैसूर महल के शिल्पकार परिवार है जो उससे जुड़े हुए इनके पिताजी भी जाने माने शिल्पकार थे और इन्होंने ही ये जो मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होगी भगवान श्री राम की वो बनाई है। योगीराज एक कुशल मूर्तिकार है और इसीलिए देश और दुनिया में कहा जा सकता है कि इनके जो कई मूर्तियां हैं वो अलग अलग जगहों पर लगी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कई बार अरुण योगीराज की तारीफ कर चुके हैं। दादा बसवन्ना शिल्पी को मैसूर के राजा का संरक्षण प्राप्त था, यानी कि पारंपरिक इनका व्यवसाय था और उसी को उन्होंने आगे बढ़ाया और आज वो इनके पास वो मौका मिला है इनको कि ये भगवान श्री राम की जो मूर्ति है इन्होंने वो बनाई है। पीएम मोदी भी अरुण योगीराज उनकी कई बार तारीफ कर चुके हैं। तो इसमें अगर फेसबुक देखें, इंस्टा देखें या फिर ट्विटर देखें यानी कि सोशल मीडिया एक्स देखें तो सबसे ज्यादा अगर सर्च करने वाले हैं तो अरुण योगीराज के बारे में है। इंडिया गेट पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो मूर्ति बनी है उसको भी अरुण योगीराज ने बनाया है। ये आदि शंकराचार्य की इन्होंने एक बड़ी विशालकाय मूर्ति बनाई। तो इसीलिए लगातार ये बेहद जरूरी और इसीलिए देश भर के हर अलग अलग राज्यों से इस राम मंदिर के निर्माण में चीजें ली गई है। कहीं से लकड़ी ली गई है, कहीं से पत्थर लिए गए हैं, हम वो भी आपको जरूर बताएंगे। 15 फीट की सफेद संगमरमर की मूर्ति का इन्होंने निर्माण किया और पीएम मोदी कई बार तारीफ कर चुके हैं क्योंकि इसीलिए ये जो तारीख है 22 जनवरी की तारीख है वो बेहद महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ ये भी जरूर समझना जरूरी होगा कि जो ग्लोबल ब्रांडिंग की बात की जा रही है, आने वाले दिनों में अयोध्या किस तरीके से अपने आप को और आगे ले जाएगी और अयोध्या ही नहीं उत्तर प्रदेश भी। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान है, हमारे साथ अशोक सिन्हा जी हैं, संघ विचारक। अशोक जी बहुत बहुत स्वागत आपका। लेकिन सबसे पहला सवाल ये जो ग्लोबल ब्रांडिंग का शब्द दिया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उत्तर प्रदेश के पास एक बेहतरीन मौका है अपने आप को दुनिया के उस फलक में ले जाने का, दुनिया के मानचित्र पर एक आर्थिक तरक्की के वाले राज्य के रूप में ले जाने को लेकर। अशोक जी देखिए, जब ग्लोबल ब्रांडिंग की बात शब्द प्रयोग किया जाता है तो ये माना जाता है कि अयोध्या में जब देश और विदेश के सभी देशों से जब राम भक्त आएंगे तो उन्हें अयोध्या कैसी दिखेगी,
किस प्रकार का स्वरूप होगा अयोध्या में, जो कि वो जाएंगे जब यहाँ से एम्बेसडर जो उस देशों के आए हुए हैं, तो वो लौट के जाएंगे तो वो ये कहेंगे कि अयोध्या एक आध्यात्मिक नगरी ही नहीं बल्कि विश्व स्तर की नगरी है, और वहां वो सारी सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए, जैसे यातायात की सुविधा वहां विश्व स्तर की होनी चाहिए, तभी तो ब्रांडिंग होगी। फिर उसी प्रकार से वहां का जल और प्रदूषण की जो है वह उस स्तर का होना चाहिए जिससे कि विश्व के लोग उसको सराह सकें। वहां की साफ सफाई, वहां के स्वागत का जो स्वरूप होगा वह एक विश्व स्तर का होगा। विभिन्न जगहों से लोग आ रहे हैं, और ग्लोबल ब्रांडिंग में एक और चीज की जा रही है। जब प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम हो रहा है तो 156 देशों से जल मंगाया गया है। यह जल 156 देशों से क्यों मंगाया जा रहा है? विश्व का यानी ग्लोब का कोई पवित्र नदी ऐसी नहीं है जहां से जल ला करके श्री राम को समर्पित नहीं किया जाएगा, रामलला की मूर्ति को स्नान नहीं कराया जाएगा। और विश्व में पूरे जगहों पर आप देखिए कि किस प्रकार से हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति के डिपार्टमेंट खुल रहे हैं। हिंदू स्टडी, यूनिवर्सिटी ऑफ हिंदू स्टडी, ये फ्लोरिडा में अमेरिका में खुला हुआ है, और वो इस बात वहां के देशी और विदेशी दोनों छात्रों को ये बताएंगे कि कैसे आध्यात्म जो है वो जीवन का आधार है भारत में। बिल्कुल, जीवन का आधार जो है आध्यात्म को लेकर, अर्थव्यवस्था को लेकर, और धर्म जो है इस समय हिंदुस्तान में उत्तर प्रदेश एक ऐसा बड़ा राज्य सामने उभर कर आया है जहां पर कहा जा सकता है कि धर्म का एक बड़ा हब है, रिलीजियस टूरिज्म का एक बड़ा हब उभर कर सामने आया। चाहे हम अयोध्या की बात करें, चाहे हम काशी की बात करें, या फिर मथुरा की बात करें, मतलब उत्तर प्रदेश की तरफ सबकी निगाहें। और इसीलिए अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण से जुड़ी हर एक चीज को लेकर लोगों में बड़ी उत्सुकता है कि कौन सी चीज कहां से आई है, लकड़ी कहां की लग रही है, जो नक्काशी हो रही है वो कौन से कारीगर कर रहे हैं, केरल से क्या कुछ आया है, कर्नाटक से क्या कुछ आया। तो यानी कि ये जो उत्सुकता है ना, ये राम के दरबार को लेकर है, क्योंकि राम का दरबार सज रहा है और सबको इंतजार है उस 22 जनवरी का। लेकिन शिला जो है, जो भगवान श्री राम की जो मूर्तियां बनी है या फिर जो उसकी तैयारी, उसको लेकर क्या कुछ जानकारी एक बार देख सकते हैं। प्रभु राम की शिला कैसे है खास? नेपाल की गंडकी नदी समेत कर्नाटक से भी मतलब 3 जगहों से वो शिलालेख मंगाई गई थी, यानी कि पत्थर मंगाए थे, और ये देखना था कि किससे सबसे ज्यादा खूबसूरत और कब सबसे ज्यादा मजबूत जो है भगवान प्रभु श्री राम की मूर्तियां बनेगी। राजस्थान व ओडिशा के 12 पत्थर मंगवाए गए थे। ये देखना था कि कहा जा सकता है कि परखा जा रहा था कि जो मूर्ति बनेगी वो कितनी भव्य, कितनी खूबसूरत होगी और कितनी मजबूत होगी। राजस्थान कर्नाटक की शिला मूर्ति निर्माण के लायक मिली, और जो राजस्थान और कर्नाटक की जो शिला, जो पत्थर है, वहां सबसे मजबूत पत्थर माना जाता है, और इसीलिए कर्नाटक की जो श्याम शिला है उससे भगवान श्री राम की मूर्ति का निर्माण किया गया है। अब इसीलिए हर एक राज्य की बड़ी भूमिका होने वाली है, क्योंकि राजस्थान मकराना संगमरमर शिला विशेष खासियतों के लिए चुना गया, क्योंकि ये बहुत ही मजबूत है। तो आप समझ सकते हैं कि वो चाहे खिड़कियां हो, दरवाजा हो, राम का जो दरबार सज रहा है वो पूरे हिंदुस्तान के हर एक राज्य की भागीदारी है, हर एक राज्य की भूमिका है, और इसीलिए सब कोई उत्सुक है कि क्या कुछ अयोध्या में घटित हो रहा है, और सबको इंतजार है उस 22 जनवरी की तारीख का। अशोक जी, एक और शब्द सामने निकल के आया कि आध्यात्मिक राष्ट्रवाद। क्या आपको लगता है कि आध्यात्मिक राष्ट्रवाद की तरफ ये हिंदुस्तान के, उत्तर प्रदेश के बढ़ते कदम है? देखिए, भारत का जो अध्यात्म है वह सनातन संस्कृति को ही भारत का अध्यात्म कहा जाता है, वह उसका आधार है। और सनातन संस्कृति या अध्यात्म जो है, भारतीय अध्यात्म, यह प्रकृति से जुड़ा हुआ है। सब कुछ ग्रह, नक्षत्र और सब प्रकृति का वन, नदियां, पहाड़, इनको देवता के रूप में मान करके और उन्हें प्रतिष्ठापित करके उन्हें पूजने का यहाँ प्रचलन है। तो अध्यात्म जो है वो जीवन की पद्धति है, जीवन का संस्कार है और जीवन जीने का आधार है। 4 पुरुषार्थ दिए गए हैं, इसीलिए अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, वह इसीलिए दिए गए हैं कि यह भारतीय अध्यात्म का प्राण है। ये इसी पर जीवन, आप विश्व स्तरीय जीवन को जी सकते हैं। विश्व स्तर पर एक अच्छे पुरुषोत्तम के रूप में आप प्रकट हो सकते हैं, देख सकते हैं, जा सकते हैं, और उस देश के विकास में भी कार्य कर सकते हैं। तो पूरे विश्व की निगाहें आध्यात्म की ओर लगी है। और एक बात ध्यान दीजिए कि जो राष्ट्र अपने संस्कृति और आध्यात्म पर
जीवित रहता है, आश्रित रहता है और महत्व देता है, वो राष्ट्र उन्नति करता है। उदाहरण के लिए जापान, उदाहरण के लिए जर्मनी, उदाहरण के लिए इजराइल, ये सब देश ऐसे हैं जो भारत के साथ ही स्वतंत्र हुए हैं, परंतु इन्होंने अपनी आध्यात्मिक शक्ति को, अपनी चेतना को और अपनी जो सांस्कृतिक शक्ति है उसको इन्होंने उजागर किया। ये आगे बढ़े दुनिया में, जो नहीं बढ़े उसमें रूस है। रूस का देखिए कितना बड़ा यूएसएसआर था पहले, परंतु जब उसकी जो संस्कृति थी वो उसकी अपनी नहीं थी, वो कई देशों से ली हुई संस्कृतियां थी। परिणाम यह हुआ कि ताश के पत्ते की तरह वो देश जब ढहा तो वो एक छोटा अब रूस बन के रह गया। तो ये जो संस्कृति है, आध्यात्म है और आध्यात्मिक आधार है किसी देश का, वह विकास को इंगित करता है कि वहां के व्यक्ति कितने अच्छे होंगे, और वह व्यक्ति यदि अब उनका चरित्र अच्छा होगा, उनका जीवन अच्छा होगा, उनके अंदर राष्ट्रभक्ति होगी, तो वह अपने राष्ट्र को सफलतम स्तर पर पहुंचाएंगे। भारत के साथ यही सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि आज विश्व गुरु बनने के कगार पर इसी आधार पर, आध्यात्मिक आधार पर जाए। बिल्कुल, धर्म, आध्यात्म, सभ्यता, संस्कृति के आधार पर हिंदुस्तान जो है विश्व गुरु बनने की तरफ लगातार आगे बढ़ा है। हम इस पर जरूर आपके पास आएंगे, लेकिन अयोध्या की जब हम बात कर रहे हैं तो आखिर अयोध्या में क्या कुछ बड़े बदलाव हैं? एक और बड़ा बदलाव है अयोध्या में जो साइन बोर्ड है, यानी कि आपको रास्ते ढूंढने की जरूरत नहीं होगी। संविधान की 8वीं अनुसूची में जितनी भाषाएं हैं, इसके साथ साथ संयुक्त राष्ट्र संघ की 9 बड़ी भाषाओं के आपको जो साइन बोर्ड हैं वो अयोध्या के आसपास जो हाईवे हैं वो मिल जाएंगे। विभिन्न भाषाओं में जो साइन बोर्ड हैं वो आपको मिल जाएंगे, यानी कि आपको रास्ता पूछने या भटकने की जरूरत नहीं। आप सिर्फ साइन बोर्ड पढ़ के किसी भी भाषा में आप रामलला के मंदिर तक पहुंच सकते हैं। 8वीं अनुसूची में जितनी भी भाषाएं हैं उसमें सबसे बड़ी जो प्रमुख भाषाएं हैं उनसे जुड़े जो साइन बोर्ड हैं वो अयोध्या के शहर के अंदर, उसके साथ आसपास के जो हाईवे हैं वहां पर लगे रहेंगे। संयुक्त राष्ट्र की 9 भाषाओं को भी इसमें शामिल किया गया, यानी कि जो विदेशी पर्यटक आएंगे उनको भी ढूंढने में, उनको भी खोजने में, अयोध्या को घूमने में कोई दिक्कत ना हो। 8वीं अनुसूची की जितनी भी भाषा है वो उसकी होगी। अगर हम बात करें तो असमिया है, बंगाली है, गुजराती, हिंदी है, कन्नड़ है, कश्मीरी है, तेलुगु है, पंजाबी है। ऐसी भाषाओं में आपको साइन बोर्ड मिलेगी कि रामलला का जो दरबार है वो इधर है। प्रयागराज, अयोध्या, गोरखपुर, अयोध्या जो हाईवे है वहां पर आपको मिलेंगे कि रामलला की दूरी कितनी है, मंदिर की दूरी कितनी है, कौन कौन से बड़े रास्ते कहां कहां घूम सकते हैं। लखनऊ अयोध्या जो हाईवे, वाराणसी अयोध्या का जो हाईवे है वहां पर आपको मिल जाएंगे, यानी कि शहर के साथ साथ जितने आसपास के हाईवे हैं, जो कनेक्टिविटी कहा जा सकता पॉइंट है, वहां पर ये बोर्ड मिल जाएंगे और लिखा यही रहेगा कि रामलला दरबार इधर है। यानी कि चाहे हिंदुस्तान के पर्यटक आए या फिर दुनिया से जो टूरिस्ट हैं, जो राम भक्त हैं, वह उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत न होती। ये सभी बड़े बदलाव लगातार किए जा रहे हैं और यह मकसद यही है कि जब अयोध्या में लोग पहुंचे तो राममय हो जाए। अशोक जी, वो बात मैं जरूर आपसे फिर एक बार पूछना चाहूंगा, क्या कोई भी देश, कोई भी राष्ट्र अपने आध्यात्म को लेकर, अपने धर्म को लेकर, सभ्यता को लेकर, संस्कृति को लेकर ही आर्थिक तरक्की कर सकता है, और इसके साथ साथ ये सारी चीजें राष्ट्र प्रथम की भावना को भी आगे बढ़ाती हैं? देखिए, विवेकानंद जी ने भी कहा है और विश्व के कई विद्वानों ने भी ये कहा है कि भारत में वह शक्ति है जो पूरे विश्व को मार्ग निर्देशन कर सकती है। यानी विश्व गुरु बनने की क्षमता भारत में इसलिए है कि यहाँ की संस्कृति सर्वसमावेशी है, यहाँ का आध्यात्म व्यक्ति के समुन्नत विकास का एक पैमाना है, एक मापदंड है, और यहाँ की जो विभिन्न प्रकार के लोग हैं, विभिन्न भाषाएं हैं, विभिन्न प्रकार के रीति रिवाज है, विभिन्न प्रकार के खान पान है, यह आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक समन्वय करके जो एक विकास का माध्यम चुना गया है, यह इसका प्रतीक अयोध्या है। और अयोध्या यह संदेश दे रहा है पूरे विश्व को कि पूरे विश्व में यदि आप मानवता की दृष्टि से, एक समुन्नत मानव बनने की दृष्टि से भारतीय दृष्टिकोण को समझते हैं और उसके राह पर चलते हैं, तो आप निश्चित रूप से विकास करेंगे। यह एक विश्वगुरु का जो पैमाना है, इसी आध्यात्मिक शक्ति से प्राप्त हो रहा है भारत को, और यही विश्व का भी कहना है। विश्व के अनेक विद्वानों ने कहा है, पुस्तकों में लिखा है, वह सब कुछ आज सच होने जा रहा है। अयोध्या को इतना बढ़िया सजाया गया है, इतना प्रकार की बात, ये अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट खुल गया है। आप देख लीजिए यहाँ वहाँ रेलवे स्टेशन कितना सुंदर बना है। 84 कोसी परिक्रमा जो है वो मार्ग
अब अयोध्या में आने वाला व्यक्ति एक दिन नहीं बिताएगा, कम से कम 4-5 दिन लगेंगे उसे अयोध्या देखने में। तो रुकेगा, फिर उसके व्यापार बढ़ेंगे, राम के से जुड़ी हुई जितनी चीजें हैं उसकी बिक्री होगी। यह सब एक विकास का पैमाना है और यह इसका आधार संस्कृति है, इसका आधार आध्यात्म है, इसका आधार भारतीय जीवन पद्धति है, जीवन जीने की कला है, जो सबको अपने समान मानता है, किसी को छोटा बड़ा नहीं मानता। बिल्कुल, सबको अपना समान मानता है कि सब लोग समानता के भाव के साथ आगे बढ़ो। जिस जीवन पद्धति की आप बात कर रहे हैं, यही जीवन पद्धति जो है राष्ट्र प्रथम की भावना को भी आगे बढ़ाती है। लेकिन एक चीज और देख लेते हैं, सबके योगदान की अगर हम बात करें तो किन किन राज्यों का कितना बड़ा योगदान कहा जा सकता है कि शुरुआत से ही इस राम मंदिर के निर्माण में सबकी भूमिका, भागीदारी बढ़ाने की बात की। अक्षत कलश यात्रा शुरुआत की गई, 14 जनवरी के बाद भजन कीर्तन पूरे देश भर के अलग अलग मंदिरों में हो गया, यानी कि सब अपने आप को राम मंदिर से जुड़ा माने, सब भागीदार बने। देखिए, मंदिर के लिए सागौन लकड़ी जो है महाराष्ट्र से लाई गई। इसके साथ साथ जम्मू मंदिर में, जम्मू और कश्मीर की बात करें तो मंदिर में रंग भरने वाले जो कारीगर हैं, फर्श का जो पत्थर लगा है वो राजस्थान के मकराना से मंगाया गया है, पीतल जो है वो उत्तर प्रदेश से मंगाया गया है, मंदिर के लिए चट्टान जो है वो कर्नाटक से। तो ये कहा जा सकता है कि देश के जितने पूरे हिंदुस्तान के सभी राज्यों से कुछ ना कुछ वहां की जो खासियत रही है उसको शामिल किया गया, यानी कि हिंदुस्तान की एकजुटता को दर्शाया गया है। पंजाब हरियाणा से ईंट मंगाए गए हैं, खिड़कियां दरवाजे जो हैं उनको उनमें नक्काशी करने के लिए, उनको रंगने के लिए केरल के कारीगर, सूर्य तिलक वाले जो निशान बनाने हैं उसके जो कारीगर हैं उत्तराखंड से हैं। इस समय लगभग अमूमन का एक आंकड़ा है कि लगभग 3,500 से 4,000 श्रमिक कारीगर जो है वो अयोध्या को सजा रहे हैं, संवार रहे हैं। और इसीलिए ये जितने भी अलग अलग कहा जा सकता है कि राज्यों की भागीदारी राम मंदिर के निर्माण में भी जरूरी है, तय की गई। और इसीलिए शुरुआत से जो एक परिकल्पना रही है कि पूरे हिंदुस्तान को एकजुट लेकर आगे चलना है। अक्षत कलश यात्रा, 14 जनवरी से भजन कीर्तन की शुरुआत होगी, सभी मंदिरों में स्वच्छता और सफाई का ध्यान दिया जाएगा, अलग अलग राज्यों से चीजों को मंगाया गया है और राम मंदिर के निर्माण में लगाया गया, यानी कि सबकी भागीदारी और राष्ट्र प्रथम की जो भावना है, क्योंकि ये हिंदुस्तान की तस्वीर एक साथ बदलने वाली है। अशोक जी, एक चीज और में, लेकिन इसके साथ साथ एक सियासत भी हो रही, वो भी हम सुन लेते हैं, क्योंकि लगातार कई ऐसे बड़े राजनीतिक दल हैं, राजनीतिक दलों के जो नेता हैं वो सियासत भी कर रहे हैं, वो भी एक बार हम सुन लेते हैं। उसके बाद हम अशोक जी आपके पास आएंगे कि आखिर प्रतिक्रियाएं क्या निकल के आ रही हैं अलग अलग जो राजनीतिक दल है, क्योंकि कई तरीके से पिछले जब से 22 जनवरी की तारीख तय हो गई है तब से सियासत भी धीरे धीरे गर्मा रही है, जो धर्म को लेकर, आध्यात्म को लेकर, 2024 के चुनाव को लेकर। तो सबसे पहले एक बार सुन लेते हैं कि प्रतिक्रियाएं क्या हैं। रामलला की लड़ाई पर, मूर्ति पर सारा झगड़ा हुआ, वो मूर्ति कहां है? वो मूर्ति स्थापित क्यों नहीं हुई? नई मूर्ति कहां से आ रही है? वो रामलला की मूर्ति जिस पर कि सारा झगड़ा हुआ वो कहां है? इस पर हम लोग उनसे पूछना चाहते हैं कि नई मूर्ति की आवश्यकता क्या पड़ी। ये तो पॉलिटिक्स क्या है, इसमें पॉलिटिक्स कहाँ है? ये तो वो तो अगर वो पॉलिटिक्स सोचते हैं तो हम क्या करें? हम तो सबको इन्विटेशन दिया है, हमने सोनिया गांधी जी को भी दिया है, हमने बोले तो जो ट्रस्ट है, हमारा काम नहीं है, भारत सरकार का कोई लेना देना नहीं है, उसमें एक ट्रस्ट है, वो ट्रस्ट ने सबको इन्विटेशन दिया है। तो जिसको एलिजिबल, अभी तो मुझे नहीं दिया है, क्यों? तो सभी लोग या मंत्री लोग उधर जाते हैं तो बहुत बड़ी मात्रा में ऑलरेडी भीड़ इकट्ठा हो रहा है। इसके कारण जो प्रमुख लोग हैं, प्रमुख पार्टियों के प्रमुख लोग हैं, उनको दिया गया है। इसमें तो वो सोचते हैं, क्योंकि अभी बीजेपी के कालखंड में राम मंदिर बन रहे, तो हमारा मिस्टेक तो नहीं है ना। वो घड़ी भी आई है, प्राण प्रतिष्ठा का एक कार्यक्रम देश और दुनिया भर में करोड़ों लोग निगाहें लगाकर देखेंगे, और जिनको निमंत्रण मिला है वो अवश्य अयोध्या धाम जाएं, जिनको नहीं मिला है वो अपने घर में ही दीपक जलाएं और भगवान राम का स्मरण भी करें। और मुझे लगता है ये पल हम सबके जीवन में एक बहुत बड़ा पल है, जब हम अपने सामने भव्य राम मंदिर का निर्माण होता देख रहे हैं, उस सपने को पूरा होता देख रहे हैं जो कई पीढ़ियों ने देखा था। और नरेंद्र मोदी जी की सरकार में एक बड़ा काम ये भी हुआ है।
अशोक जी, यहाँ भी सियासत, दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि वो मूर्ति कहाँ है जिसको लेकर इतना संघर्ष हुआ, नई मूर्ति की जरूरत क्या है, राम मंदिर को लेकर, निमंत्रण को लेकर, क्या आपको लगता है यहाँ पर भी सियासत वैसे ही आगे बढ़ रही है? देखिए, राम सबके हैं, राम विश्व के हैं। राम के नाम पर राम राज्य की बात तो की जा सकती है, राम की नीति की बात की जा सकती है, मगर राजनीति जो है वह उचित नहीं है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कहा है कि राम राजनीति के विषय नहीं है, यह वोट के विषय नहीं है, यह भारतीय संस्कृति के विषय है, समाज जीवन के प्रतिनिधि के रूप में वह हमारे आदर्श हैं। तो सबके राम हैं, और राम के नाम पर अगर राजनीति हो रही है, या कोई ये कह रहा है कि हमें बुलावा नहीं आया, या जब बुलाएंगे तो हम चले जाएंगे, अरे भाई वो तो सन 49 से जब मूर्ति वहां स्थापित हुई थी, जिसकी पूजा लगातार की जा रही है, और वही मूर्ति अभी रखी जाएगी गर्भगृह में। वह मूर्ति भी राम लला का जो ये श्याम वर्ण का 51 इंच ऊंची मूर्ति जो वहां स्थापित हो रही है, ठीक पैरों के पास ही वह मूर्ति राम लड्डू गोपाल की तरह वह भी वहां रहेंगे मौजूद, जो मूर्ति अभी तक पूजी जाती रही है। तो यह पूछना, यह एक राजनीति का विषय हो सकता है कि वो मूर्ति जो पिछले इतने दिनों से पूजी जा रही थी वो कहां रहेगी। वो वहीं गर्भगृह में सब दर्शन करेंगे। ऊंची मूर्ति तो इसलिए बनाई जा रही है कि छोटी मूर्ति का आप जो मंडप है उससे आप नहीं देख सकते, गर्भगृह जो है उसमें छोटा मूर्ति हो जाएगी। तो एक बड़ी मूर्ति भी साथ में खड़ी की गई है, जो शास्त्रीय विधि से, वैदिक रीति से, जो वाल्मीकि रामायण में जो स्वरूप वर्णन किया गया है, उस वर्णन की जो मूर्ति 8-9 वर्ष के बालक के रूप में लगाई जा रही है, वहीं छोटी मूर्ति भी रहेगी जो अभी तक पूजी जाती रही है, जो वो पहले से ही प्रकट हुई थी, और जिसके लिए ताला खुला था, और जिसके लिए इतना संघर्ष हुआ। तो यह राजनीति का विषय नहीं है। राजनीति करनी हो तो इस समय राम के आचरण की राजनीति कीजिए। प्रतियोगिता इसमें होनी चाहिए कि राम के आदर्शों पर कौन आगे चलेगा। जो दल आगे चलेगा, जनता उसे स्वीकार करेगी। जनता कोई एक व्यक्ति, एक दल के नहीं है। राम सबके हैं। और जिस प्रकार से विश्व में काबा मशहूर है, जिस प्रकार से रोम वेटिकन सिटी मशहूर है, वैसे ही भारत में राम मंदिर और अयोध्या मशहूर होगी, और अयोध्या का विकास भी उसी स्तर पे होगा। यह अयोध्या राम की नगरी है, राम का आशीर्वाद है अयोध्या पर। और आप देखिए कि बिल्कुल अशोक जी, सियासत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि भगवान श्री राम का जो मंदिर है भव्य तरीके से वो बन रहा है, और 22 जनवरी की तारीख बेहद महत्वपूर्ण है। और इसीलिए अब बात आर्थिक विकास की है, अब बात आध्यात्म और धर्म के साथ अर्थव्यवस्था की है, अब बात उत्तर प्रदेश की ग्लोबल ब्रांडिंग की है। अब बात यह है कि लोगों की जिंदगी में कितना बड़ा बदलाव आएगा इस राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठित होने के बाद, यानी कि 22 जनवरी के बाद। व्यापार के रूप में, रोजगार के रूप में, फूड इंडस्ट्री के रूप में, होटल इंडस्ट्री के रूप में, ट्रांसपोर्टेशन के रूप में, ये जो छोटे छोटे बड़े बदलाव होंगे, ये उत्तर प्रदेश की तस्वीर तय करेंगे। और हिंदुस्तान जो है, विकसित भारत का जो सपना देख रहा है, इन्हीं छोटे बड़े प्रयासों के साथ हिंदुस्तान की तरफ, वो विकसित राष्ट्र की तरफ जो बढ़ते हुए कदम है, उनको और मजबूती प्रदान करेगा। समय की बेहद कमी, अशोक जी आपने समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो बिग न्यूज बांग्लादेश में आज हमने बात की उस मौके की जो उत्तर प्रदेश के पास है ग्लोबल ब्रांडिंग का। उत्तर प्रदेश के पास है पूरे देश में एक अलग राज्य उभर कर, आर्थिक सशक्तिकरण के साथ एक बड़े मजबूत राज्य के रूप में उभर कर सामने आने का। और इसीलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इस मौके का लाभ हमें उठाना होगा, क्योंकि देश और विदेश से जब पर्यटक उत्तर प्रदेश पहुंचेंगे, अयोध्या पहुंचेंगे, तो तस्वीर बदलेगी जरूर। कल फिर किसी अच्छे विषय के साथ आपके सामने पेश होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।